आज की क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। बट इससे पहले हम रिलेशन को एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमने 11th में पढ़ा था कि रिलेशन क्या है। उससे पहले 2-3 टर्म्स पढ़ेंगे कि क्या होती है। ठीक है, एक टर्म पढ़ी होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ये एक पेयर होता है। जैसे कि देखो, हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में अगर हमें कुछ चीज़ प्लॉट करनी है, अगर हमने यहाँ पर 1,2 प्लॉट किया तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल दीज पेयर्स। इन सब पेयर्स का एक सेट है, उनको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल दीज पेयर्स। इस टाइप के सारे पेयर्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट में बोला जाता है, इन सबके सेट को। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज करवा रहा हूं कि ए एंड बी अगर ये दो सेट है, इनका अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो इसको ऐसे बोला जाता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए क्रॉस बी भी बोल सकते हैं, बट वैसे इसको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बोला जाता है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया एक तरीके से। इसका मतलब ये है कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें ए जो है वो सेट ए में से बिलोंग कर रहा है और बी जो है सेट बी में से बिलोंग कर रहा है। अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। यहां पर ये जो ए कॉमा बी है, इसी को ही बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यानी कि ग्राफ में कोई भी पॉइंट हम प्लॉट करते हैं तो उसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, और ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना दो, उनको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये तो दो सेट की बात हो गई कि जब दो सेट हो। तो अगर 3 सेट्स होते हैं तब क्या करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें करना है 3 सेट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर ए एक सेट है और इसको ही अगर हम कर दें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, उसी सेट का हमने उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब 3 सेट है तो इसका मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी आएगा, जिसमें ए बी और सी तीनों ही बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में से। इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्योंकि यहां पर 3 चीज आ गई, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है, एक एग्जांपल देके समझाता हूं, समझो। कि अगर यहां पर देखो, यहां पर एक ये ए सेट है जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 हमने ये एलिमेंट्स ले लिए। उसके बाद एक बी सेट है, इसके अंदर हमने ए बी सी ये 3 एलिमेंट्स ले लिए। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी, तो कैसे निकलेगा? ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी। यहां पर देखो 1 के साथ तीनों का हो रहा है, 1 कॉमा ए हो गया, फिर 1 कॉमा बी, फिर 1 कॉमा सी, उसके बाद 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी एंड देन 2 कॉमा, बस सी तक ही था, तो ये हो गया। आगे 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी और 3 कॉमा सी। ऐसे ही 4 के लिए चलेगा। तो आप समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ से 4 को हटा देते हैं, समझाने के लिए बताया था ये एग्जांपल लेके। इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ये क्यों बता रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि रिलेशन यहीं से समझ में आएगा ना। ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है वो यहीं से समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हम काउंट करें, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसको एक एलिमेंट माना जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 एलिमेंट्स आ गए।
तो अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे बनता है, यानी कि जितने एलिमेंट्स ए में हैं और जितने एलिमेंट्स बी में हैं, तो कितने थे ए में एलिमेंट्स 3 और बी में कितने हैं 3 एलिमेंट्स, यानी कि 9 एलिमेंट्स आ गए टोटल। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये सब 11th का कॉन्सेप्ट है तो समझना जरूरी है। आ गई होगी बात समझ में ये। अब यहां पर देखो, अब एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, उसमें सबसेट्स बताता हूं। अब यहां से हम रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि रिलेशन में एक्चुअल में क्या है। अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया छोटा 1 और 2 और यहाँ से मैंने ले लिया ए और बी, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी, ठीक है। यहां पर देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये एक सेट बन गया ना, ये क्या बन गया, एक सेट बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक सेट बन गया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अगर मुझे इसके सबसेट्स लिखने हैं, अब सबसेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 11th में। सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स कैसे बनाएंगे, सबसेट्स वो होते हैं कि या तो एक भी एलिमेंट ना हो, 5 हो, ठीक है ना, या फिर एक एलिमेंट हो सेट के अंदर, या फिर ये वाला एलिमेंट हो सकता है, या हो सकता है कि 2 कॉमा ए हो, या हो सकता है कि 2 कॉमा बी हो, या ऐसे हो सकता है कि 1 कॉमा ए और 1 कॉमा बी हो। फिर हो सकता है कितने सारे सबसेट्स बन सकते हैं, ए कॉमा 1 कॉमा ए हो, फिर 2 कॉमा ए हो, उसके बाद 1 कॉमा ए एंड देन 2 कॉमा बी, ठीक है ना। ऐसे ही सबसेट्स चलते रहेंगे, ये इस तरीके से सबसेट बनते रहेंगे। यानी कि या तो एक भी ना हो, 0 सबसेट्स हो तो उसको हम 5 बोलेंगे, या फिर एक हो, या फिर 2 हो, या फिर 3 हो, ठीक है ना। या फिर कितने सबसेट्स हो, कितने पेयर्स बन रहे हो, यार ये बात समझ में, या फिर ये 4 हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कितने सारे सबसेट्स बना सकते हैं, इसको समझें तो 2 की पावर n, यहां पर अगर हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकालें, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालें अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n क्या हो गया 2, और उसके ऊपर ये n क्या है, ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, अगर यहां से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 4, तो इक्वल टू में क्या बन गया 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 सबसेट्स बनेंगे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है ना। तो इस तरीके से या तो एक भी एलिमेंट ना हो या एक हो, एक हो तो कितने सारे बनेंगे, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। अगर 2 होंगे तो क्या क्या बन सकते हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो ऐसे ही चलते रहेंगे ये। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि n ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने यहां सीखा था कि ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि जितने ए में है एलिमेंट्स और जितने बी में है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस उसकी 2 की पावर उसको रख देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब ये नंबर ऑफ सबसेट्स को ही रिलेशन बोलते हैं। कैसे, कि रिलेशन क्या है, रिलेशन का मतलब क्या है कि रिलेशन मींस एंड एक्चुअल रिलेशन। अब रिलेशन का कंसेप्ट भी एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर मैंने यहां पर 1 2 और यहां पर ले लिया ए और बी, या फिर यहां पर इस बार ले लेते हैं 3,4, ठीक है ना। सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं कि ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा,
1,3, 1,4, 2,3 और 2,4, सिर्फ ये बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन बनता है। अब मैं कह दूं यहां पर कि मैंने 1 का रिलेशन 3 के साथ बना दिया और 2 का रिलेशन मैंने 4 के साथ बना दिया। ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है रिलेशन। तो रिलेशन क्या बना, यानी कि 1,3 और 2,4 ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में बना, ये रिलेशन का साइन होता है, इसको मैपिंग बोलते हैं कि 1 की मैपिंग मैंने 3 के साथ करी और 2 की मैपिंग 4 के साथ करी, तो ये मैंने रिलेशन बनाया एक। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है कि सारी वैल्यूज जो पॉसिबल है वो लिख दी। रिलेशन क्या होता है कि मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लेके बताया कि 1 की मैपिंग 3 के साथ है, 2 की मैपिंग 4 के साथ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहां पर बोलूं कि इमेज ऑफ 1 इज, तो 1 की इमेज क्या होगी, 3 होगी, यानी कि ये 1 है, इसकी इमेज 3 है, और इमेज ऑफ 2 इज 4। ठीक है। अब मुझे ये समझ में तो आ गया है, ये समझ में आ गया कि इमेज क्या है। तो इसको इस तरीके से बोला जाता है, मैपिंग भी बोली जाती है कि 1 की मैपिंग 3 के साथ, 2 की मैपिंग 4 के साथ, या हम बोल सकते हैं कि 1 की इमेज 3 है और 2 की इमेज 4 है। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है 1,3, 1,4, ये यहां देखो, इसमें 1,3 इसमें आ रहा है और रिलेशन में भी आ रहा है, 2,4 इसमें आ रहा है, रिलेशन में भी आ रहा है। इससे हमें यह समझ में आ गया कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से निकल के आता है रिलेशन का कॉन्सेप्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले समझाया था। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि ए क्रॉस बी जो हमने निकाला है उसका। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 1,3 कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा था तो रिलेशन में भी आ रहा है, 2,4 कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा था तो रिलेशन में भी आ रहा है। हो सकता है कि ये एज इट इज सेम भी हो, यानी कि ये सारी मैपिंग भी हो सकती है। देखो ऐसे 1 की मैपिंग अगर 3 के साथ है तो 1 की मैपिंग 4 के साथ भी हो सकती है, 2 की मैपिंग अगर 4 के साथ है तो 2 की मैपिंग 3 के साथ भी हो सकती है। तो ये भी एक रिलेशन बन सकता है। तभी मैंने यहां पर ये सबसेट में नीचे ये डैश लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वल भी हो सकता है रिलेशन इसके, यानी कि सारी वैल्यूज भी हो सकती है। तो मैंने आपको ये समझाने के लिए सिर्फ ये लिया था यहां पर। ठीक है ना। अब आपको ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या है। ठीक है ना, जो कि हम 11th में पढ़ते हुए आए हैं, ये सब हमने 11th में पढ़ा है। अब यहां पर बात करते हैं कि रिलेशन की डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है। बहुत सिंपल है। डोमेन क्या है, रिलेशन की डोमेन की अगर बात करें तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं डी और नीचे आर, यानी कि ये रिलेशन की डोमेन की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन रिलेशन, यानी कि जिनकी इमेज बन रही है वो सारे एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन रिलेशन। ठीक है ना। तो ये चीज समझनी है हमें, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आर, जिनकी इमेज बन रही है। अभी और एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो इस केस में डोमेन क्या हो गई, 1,2। डोमेन समझना कि क्या है, जो ए सेट है और ये बी सेट है, डोमेन ए सेट में से लिया जाता है, और जो रेंज होगी या जो कोडोमेन होगी वो बी सेट में से आएगी। ठीक है ना। तो यहां से समझनी है ये वाली चीज कि ए एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है, फर्स्ट सेट की बात हो रही है। रेंज क्या है, जिस एलिमेंट की इमेज बन रही है, जिस एलिमेंट की इमेज बन रही है वो सारे सेट, यानी कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन रिलेशन, जो कि रिलेशन में है। देखो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर में ये जो 1 है ये ए सेट में से आता है, जिसको हम एक्स भी बोल देते हैं, और जो ये 3 है ये सेकंड सेट में से आया है, जिसको हम वाई भी बोल देते हैं। तो यहां से अगर बात करें तो 3,4 ये बन गई रेंज इस क्वेश्चन के हिसाब से। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स इन सेकंड सेट या सेट बी।
तो सारे एलिमेंट्स, तो इसमें तो सिर्फ 3 और 4 ही हैं। देखो अभी मैंने जो ये कंसेप्ट समझाया था ना, मैंने बताया था कि रेंज जो है वो इक्वल भी हो सकती है कोडोमेन के। तो यहां पर ये समझो कि जो ये रेंज है, रेंज इक्वल भी हो सकती है या सबसेट भी हो सकती है कोडोमेन के। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो समझना है। आगे ये बात समझ में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना आना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, रेंज जो है इक्वल भी हो सकती है कोडोमेन के, या कोडोमेन में से ही होगी सिर्फ, उसके अलावा रेंज नहीं हो सकती। सेकंड सेट में से ही रेंज निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल और लेंगे तो और रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अच्छे से। तो ये मैंने जो समझाया कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये याद रखना है कि रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और हमने जो सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है वो ही नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम सबसेट्स निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी समझाए थे यहाँ पर। ये देखो नंबर ऑफ सबसेट समझाया था ना ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने का। आगे चलते हैं। यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि 1 2 3, और यहां पर मैंने बना दिया ए बी। अब मैं रिलेशन बना रहा हूं ए टू बी में, इसको लिखने का तरीका होता है रिलेशन इज सच दैट डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना, ये एक ए सेट है, ये बी सेट है, और ये आर रिलेशन डिफाइंड है। यानी कि 1 की मैपिंग ए के साथ हो गई, और 2 की मैपिंग भी ए के साथ कर दी मैंने, हो सकती है, कर सकते हैं। ठीक है ना, और 3 की मैपिंग मैंने नहीं करी तो कोई बात नहीं। अब देखो यहां से, अब डोमेन फाइंड करो। सबसे पहले देखो रिलेशन क्या बना, रिलेशन हमारा क्या बना, 1 कॉमा ए और 2 कॉमा बी, सिर्फ ये बना रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सभी बनेगा, 1 से ए और 1 से बी, फिर 2 से ए 2 से बी, 3 से ए 3 से बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया ये। और ये हमने रिलेशन बनाया है। इसमें हम अगर डोमेन फाइंड करें, इस रिलेशन की डोमेन फाइंड करें तो क्या बनेगी डोमेन, जिसकी मैपिंग हो रही है, 1 की मैपिंग ए के साथ हो रही है, 2 की मैपिंग ए के साथ हो रही है, यानी कि वो एलिमेंट्स जो ए सेट में से बन रहे हैं, जिनकी मैपिंग ए सेट में से हो रही है, वो वाले डोमेन होते हैं। यानी कि 1 2 सिर्फ इनकी मैपिंग हो रही है, 3 की नहीं हो रही है। देखो 3 के साथ किसी की मैपिंग नहीं है, तो 3 डोमेन में नहीं आएगा। रेंज क्या हो जाएगी, रिलेशन की रेंज क्या हो जाएगी, सिर्फ जो इमेज बना रहा है वही हमारी रेंज होगी। यानी कि यहां पर बी की इमेज कोई भी नहीं बना रहा, यहां पे देखो बी किसी की इमेज नहीं है, सिर्फ ए है, तो ए आएगा रेंज में। और कोडोमेन क्या हो जाएगी, यहां से कोडोमेन आ जाएगी पूरा सेट बी, बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे कोडोमेन में आ जाएंगे। तो ये आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन आ गया। तो इस तरीके से ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझा जाता है। अब यहां पर अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करो, कि कितने सारे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं हम, बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं हम। तो जैसे यहाँ पर 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी, ये एक रिलेशन बन गया। ऐसे ही हो सकता है 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी एक रिलेशन हो, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी एक रिलेशन हो, बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं। तो ऐसे निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बना हुआ है कि 2 की पावर n। n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, जिसको हम बोल देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, 2 की पावर, अब देखो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 कैलकुलेट कर लेना कितना होता है, 64 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं इससे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से 64 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसको याद होना चाहिए, 2 की पावर n रिलेशन का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, किस तरीके से बना है वो समझा दिया।
सबसेट होता है, तो एक्चुअल में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स हैं जिनको हम नंबर ऑफ रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये था रिलेशन का कॉन्सेप्ट जो कि 11 तक हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया 11 का कॉन्सेप्ट। अब आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम पढ़ेंगे जो 12th का कॉन्सेप्ट है, ये हमने रिवाइज किया 11 तक का कॉन्सेप्ट। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझते हैं क्या होता है, ध्यान से समझना टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन क्या है। एम्प्टी रिलेशन नाम से ही पता चल रहा होगा कि उस रिलेशन में कुछ भी नहीं है, तभी वो एम्प्टी है। इसका मतलब क्या, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले हमें याद रखना है कि जो ये हम रिलेशन पढ़ेंगे ये डिफाइंड होगा ए टू ए। याद रखना है ए टू ए में डिफाइंड है, ए टू बी में डिफाइंड नहीं होगा। हम यहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे अभी आगे, वो सब ए टू ए में डिफाइंड है, ठीक है ना, ए टू बी में नहीं होंगे डिफाइंड, ए टू ए की बात चलेगी यहाँ पर। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है कि उस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो रिलेशन कैसा बनेगा, आर इक्वल टू फाई। यानी कि फाई का मतलब क्या हो गया कि नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि हमें पता है कि ये नल रिलेशन भी सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ठीक है ना। ये ए क्रॉस ए का मतलब समझो कि यहाँ पर ए टू बी डिफाइंड नहीं है, ए टू ए डिफाइंड है। कहने का मतलब देखो यहाँ पर समझ लो कि ये ए एक सेट है और यहाँ पर ए है और इधर भी ए है, तो इसका मतलब ये ए टू ए में है। जैसे अगर ये 1,2 है तो ये भी 1,2 है, तो इसमें भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं ना। क्या बन सकता है, 1,1 1,1 फिर 1,2 फिर 2,1 और 2,2, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन में कुछ भी ना हो, किसी के साथ कोई मैपिंग नहीं है, सिर्फ खाली ये एक ऐसा रिलेशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फाई तो बोलेंगे, यानी कि एम्प्टी रिलेशन ही बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन भी सबसेट तो होता है ना इसका, हमें हमें ये चीज पता है कि किसी भी सेट की अगर हम बात करते हैं तो नल नल सेट जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हो जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये हो जाएगा कि सेट ए से ए में जितने भी पॉसिबल सिचुएशंस हैं वो सारी हमारी यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाएगी। जैसे कि यहां पर देखो, अगर मैं यूनिवर्सल रिलेशन की बात करूं और मैं यहां पर कहता हूं कि रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए, ठीक है ना, तो ए टू ए यही जैसे मैंने अभी यहां पर लिया, तो एग्जांपल लेते हैं यहां पर 1 2 और ये हो गया 1 2, तो मैंने रिलेशन बनाया, इसके साथ 1 के साथ 1 की मैपिंग और 1 के साथ 2 की मैपिंग, फिर 2 के साथ 1 की मैपिंग और 2 के साथ 2 की मैपिंग। तो ये सब हो गया एक तरीके से, ये ए क्रॉस ए तो निकाल दिया मैंने, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए तो निकल गया, 1,1 1,2 2,1 और 2,2, इसी को ही बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि वो रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बन जाए पूरा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि रिलेशन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है, तो उसमें से ही निकल के आता है। ये भी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाए, वो भी तो एक रिलेशन ही कहेंगे उसको भी। तो इस टाइप के रिलेशन को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को कभी कभी ट्राइवियल रिलेशन भी बोला जा सकता है। इस वर्ड की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आपके ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, बस आपको ये एम्प्टी रिलेशन वर्ड याद रखना है और यूनिवर्सल रिलेशन वर्ड याद रखना है। एम्प्टी मतलब वो रिलेशन जिसके अंदर, उस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नल हो, और यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाए अगर पूरा, तो उसको बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना।
तो ये बेसिक एक दो टाइप के रिलेशन थे। अभी हमने और भी टाइप के रिलेशन पढ़ने हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे एक एक करके सब। नेक्स्ट थर्ड आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन में हम डबलेट्स लिखते हैं, सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ओनली। ओनली का मतलब याद रखना कि क्या, मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं किस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूं। ए कॉमा ए, और यहां पर जो ए है वो बिलोंग करेगा ए सेट में से या बी सेट में से, क्योंकि ए सेट और बी सेट तो सेम ही है, तो हम ए में से कह सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ ओनली ये, इसकी बात हो रही है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हमने ये एक रिलेशन बनाया हुआ है, ये इसको बोला जाता है एरो डायग्राम। ठीक है ना, यहाँ पर हमने ये बनाया, इसको 3 ले लेते हैं, और क्योंकि ये सेम सेट में डिफाइंड है तो जो एलिमेंट इसमें होंगे ए और ए से ए में डिफाइंड होता है रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो आइडेंटिटी रिलेशन किस टाइप का रिलेशन बनेगा। 1,1 डबलेट्स, जितने भी डबलेट्स आ सकते हैं, 2,2 और 3,3। इसके अलावा इस सेट में कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस सेट को बोला जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। जिसमें सिर्फ डबलेट्स बनेंगे तो उनको बोला जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है ना, एक तरीके से ये एक यूनिक होता है, यूनिक केस ही होता है ना ये, जिसमें सिर्फ डबलेट्स बन रहे हैं। तो याद रखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, सिर्फ डबलेट्स बनेंगे उनको बोला जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। ए कोमा ए का मतलब क्या हो गया कि ये 1 है तो ये भी 1 है, दोनों, ये 2 है तो ये भी 2 है, और ये जो ए है यानी कि यहां से जो ए लिखते हैं वो सेट ए में से होना चाहिए, और सेट ए में से ही है। ऐसा नहीं कि हमने 4,4 ले लिया, हमने 4,4 भी इसमें ऐड कर दिया, नहीं कर सकते ना, क्योंकि 4 एलिमेंट तो सेट ए में ही नहीं है, तो ये केस तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहां से जो आपके मोस्टली क्वेश्चंस जिससे पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे अब हम। ठीक है ना, ये तो है ही टाइप्स ऑफ रिलेशन, बट मोस्टली जो टाइप्स ऑफ रिलेशन जो मेनली होते हैं वो यहां से स्टार्ट होंगे। अब टाइप ऑफ रिलेशन हम यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब यहां से आपको ध्यान से समझना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। यहां पर हम लिखते हैं कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए। ठीक है ना, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए का मतलब यही है कि रिलेशन जो है इज सच दैट डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। ये इसको लिखने का तरीका है, ये वर्ड प्रॉब्लम में लिखा है इसको मैंने, और इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है कि अ रिलेशन आर है इन अ सेट ए। सेट ए का मतलब क्या होता है कि ए से ए में डिफाइंड है रिलेशन। ठीक है ना, अब सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, मतलब इसका जो टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझना है हमें ध्यान से। सबसे पहले मैं लिख के दिखाता हूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को किस तरीके से लिखते हैं। ए कोमा ए बिलोंग टू आर, क्योंकि रिलेशन में होना चाहिए, यहां पर भी ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। ठीक है ना, ये चीज यहां से ध्यान से समझना, ये वाली चीज भी कि सारे डबलेट्स आने चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन में बता रहा हूं सारे डबलेट्स आने चाहिए। अब ये मत कहना कि अगर 1,1 लिख दिया 2,2 हो गया तो 3,3 हम नहीं लिखते तो उसको भी आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, नहीं। सारे डबलेट्स का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। फॉर ऑल ए, यहां पर देखो मैं लिख देता हूं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सारे ए जितने भी बनेंगे सबका होना चाहिए डबलेट्स। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस क्या है, लिखने का तरीका तो ये भी वही है, नहीं देखो यहां पर अगर इसको 1 को 2 और 3 बोल दिया और इसको भी मैंने ये कह दिया कि ए से ए में डिफाइंड है रिलेशन, तो अब मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन बना रहा हूं, क्या बनेगा रिलेशन जिसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। 1,1 2,2 3,3। ठीक है,
और इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है, 1,2 भी आ सकता है, मान लो 3,2 आ गया। इससे ये समझ में आया कि रिलेशन इफ a comma a belongs to R और every a belongs to set A, इसका मतलब ये है कि डबलेट्स तो सारे आने कंपलसरी हैं, ये चीज तो कंपलसरी है, होनी चाहिए। लिख देता हूं, ये वाली सिचुएशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये तो बनना ही चाहिए रिलेशन में। उसके अलावा भी कुछ और आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसको क्या बोला जाएगा, इस रिलेशन को बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में? डिफरेंस आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ डबलेट्स लिखे जाते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर ओनली डबलेट्स, ठीक है ना। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज लिख रहा हूं, ओनली डबलेट्स आएंगे, उनको आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाता है। यहां पे डबलेट्स के साथ साथ और भी कोई एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है ना। तो डबलेट्स तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आने ही चाहिए सारे डबलेट्स। उसके अलावा कोई और एलिमेंट आ जाते हैं, तब इस रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ गया होगा ये वाली चीज, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेके इसको और एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझते हैं कि हमें ये तो समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बन गया और आइडेंटिटी रिलेशन ये बन गया। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, कि आइडेंटिटी रिलेशन तो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये चीज कंपलसरी होनी चाहिए। उसके अलावा अदर एलिमेंट्स हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हो तो भी कोई बात नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव है, नहीं होगा तब भी, अगर ये भी होगा तो इसको भी हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तभी यहां पर लिखा है कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है, आइडेंटिटी रिलेशन तो फिर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव ही होगा, बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव में ये एलिमेंट्स ऐड हो गए तो वो फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोला जाएगा। आगे बात समझ में, समझते हैं एक और एग्जांपल लेके। तो एक और ले लेते हैं अभी, 3 और 4 ले लिया, यहाँ पर भी 3 और 4, 1,1 2,2 3,3 4,4, ठीक है। इस वाले रिलेशन को मैंने ये रिलेशन बना दिया एक, 1,1 2,2 3,3 और 4,4। अब इस रिलेशन को क्या बोला जाएगा, इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कह सकते हैं और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कह, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के लिए तो सारे डबलेट्स होने जरूरी हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए डबलेट्स तो होने ही चाहिए, उसके अलावा और भी कोई हो सकता है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट डबलेट्स तो कंपलसरी है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ठीक है ना। बट अगर इसी केस में अगर मैं एक एग्जांपल लूं और मैंने यहां पर बोला 1,1 2,2 3,3 और 4,4 और यहां पर मैंने साथ में बोल दिया 1,3, साथ में मैंने 4,2 और भी मैंने ऐड कर दिया 3,4, ये मैंने ऐड कर दिया। तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें डबलेट्स के अलावा और भी कुछ आ गया, बट क्योंकि डबलेट्स भी आ गए तो इसको हम बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हो गया होगा इससे क्लियर बिल्कुल, ठीक है। ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आगे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये दोनों अभी रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल पहले थ्योरी समझनी इसकी इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे, क्योंकि ये सारे टाइप्स अगर पढ़ोगे तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिमेट्रिक रिलेशन,
इसके लिए कंडीशन लिखता हूँ, फिर एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि क्या है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन implies that b comma a belongs to relation for all a comma b belongs to set a। ठीक है ना, ये a comma b समझ में आ गया होगा ना कि ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, तो इसको पूरा मिला के मतलब ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये a comma b ऑर्डर्ड पेयर हो गया ना, जो अभी समझाया था। अब इसको समझते हैं कि ये कंडीशन क्या कहती है, एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के ये समझ में आएगा ही नहीं, एग्जाम्पल से ही इसको समझेंगे तभी क्लियर होगा। ये एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड है R से R, 1 2 3, और यहां पर ले लेते हैं 1 2 3। अब एक रिलेशन बना रहा हूं मैं, ध्यान से समझना उसको, 1 कोमा 1 2 कोमा 2, 1 कोमा 2 2 कोमा 1, 3 कोमा 1 और 1 कोमा 3। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, 1 की मैपिंग 1 के साथ, फिर 1 की मैपिंग 3 के साथ, और यहाँ पर 2 की मैपिंग 2 के साथ, और 1 की मैपिंग 2 के साथ हो गई। ठीक है, 2 की मैपिंग 2 के साथ हो गई, 2 की मैपिंग 1 के साथ भी है। ठीक है, और क्या है, 3 की मैपिंग 1 के साथ है। बस ये है, इस तरीके से हमने मैपिंग कर ली और रिलेशन बना दिया। क्या बोला है कि a कोमा बी अगर रिलेशन में है तो इंप्लाइज दैट b कोमा a को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू a। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 कोमा 1 है, अगर 1 कोमा 1 हो गया, a कोमा b है, इसको मैंने बोला कि 1 कोमा 1 है, तो दोनों सेम है ना। अगर मैं इसका उल्टा भी करूंगा तो भी 1 कोमा 1 ही आएगा। अगर ये एक रिलेशन में है तो b कोमा a का मतलब क्या हो गया, 1 कोमा 1 ही तो बना ना वो भी, तो रिलेशन में हुआ, तो इसका मतलब 1 कोमा 1 सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही 2 कोमा 2 की भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब देखो यहां पर 1 कोमा 2 अगर रिलेशन में है, अगर ये रिलेशन में है तो 2 कोमा 1 को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। 1 कोमा 2 यानी कि ये हो गया a कोमा बी, तो उल्टा क्या हो गया इसका, b कोमा a, जो कि है 1 कोमा 2 और 2 कोमा 1 दोनों रिलेशन में। ऐसे ही 3 कोमा 1 अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा 1 कोमा 3 को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक कंडीशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। यही लिखा हुआ है कि इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r implies that b कोमा a belongs to r for all a कोमा b belongs to a। इसका मतलब तो बस ये होता है कि जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं वो सेट a में से ही लेने चाहिए। ये नहीं कि हम कहते हैं कि 4 कोमा 1, अरे 4 तो रिलेशन में ही नहीं है, मतलब 4 तो एलिमेंट ही नहीं है सेट में ना, तो वो तो बनेगा ही नहीं। तो बस ये इसका मतलब हो गया लिखने का। ठीक है ना, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, इसको एक सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में कि सिमेट्रिक रिलेशन की क्या सिचुएशन है। ठीक है, अभी यहां पर एक दो और एग्जांपल लेंगे। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस दे रहा हूं, ठीक है ना, तो कुछ कंडीशंस हैं, इसको समझो और फिर मुझे बताना कि ये किस तरीके के रिलेशन है। या मैं वैसे बना के दिखाता हूं, एक रिलेशन ही बनाता हूं, उसी में बताना। अगर मैंने एक रिलेशन बनाया R1, अब तक मैंने जो जो पढ़ा दिया है उसके हिसाब से बताना कि ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है। 1 कोमा 1 2 कोमा 1, वही है कि एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं ऐसे। ठीक है ना,
एक ए सेट है जो कि रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है। तो इस तरीके के मैं रिलेशन बना के दिखा रहा हूँ। इसमें से मुझे बताना कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है, सिमेट्रिक कौन सा है और रिफ्लेक्सिव कौन सा है। ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि जब तक आप भी करो और इसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, फिर आप मैच करना कैसे होगा। ठीक है ना, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट करो। फर्स्ट रिलेशन को देखेंगे 1 1 2 2 और 3 3। अब ये मुझे बताओ कि आइडेंटिटी है, बिल्कुल है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, बट ये सिमेट्रिक सिमेट्रिक है। अब बताओ, अब देखो ये चीज समझने वाली है, क्योंकि 1 1 का उल्टा करोगे 1 1 ही आएगा, 2 2 का उल्टा करोगे 2 2 ही आएगा, 3 3 का उल्टा करोगे 3 3 ही आएगा। तो ये सिमेट्रिक भी है। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तभी मैंने अभी लास्ट में जब हमने अभी देख करा था, तो 1 1 2 2 और 3 3 एक ऐसा रिलेशन है जो कि आइडेंटिटी रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। 1 सेकेंड रिलेशन में देखो 1 1 2 1 2 और 2 1। देखो ये आइडेंटिटी तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें सारे डबलेट्स नहीं है। अगर ये ए से ए में डिफाइंड है और इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये तो नहीं है। 1 1 2 2 3 3 नहीं है, यानी कि डबलेट्स ही नहीं है, सारे डबलेट्स नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। डबलेट्स होने मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं रिफ्लेक्सिव में। क्या सिमेट्रिक है? चेक करते हैं। 1 1 का उल्टा करोगे 1 1 आता है, ठीक है। 2 का उल्टा करोगे 2 2 आता है, ठीक है। बट 2 1 है, ये देखो 2 1 है। क्या 2 1 का उल्टा करोगे 1 2 रिलेशन में है क्या? 1 2 रिलेशन में नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम? ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। आ गई मेरी बात समझ में? चेक कर लेना, अगर कहीं भी गलती लग रही है तो देख लेना कि क्या गलती है। रिलेशन नंबर R3 में देखो 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है। तो पहले चेक करते हैं कि क्या 1 1 के बाद डबलेट्स हैं सारे? नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो पहले कंडीशन तो खत्म। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, ठीक है। 1 2 का उल्टा 2 1 होता है और 2 1 का उल्टा 1 2 होता है, तो ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब ये समझ में आ गया होगा, इससे बहुत क्लियर हो गया होगा कि क्या है तीनों में कंपैरिजन। अच्छा, नल नल रिलेशन, जिसको हम इसको क्या बोल रहे हैं? एम्पटी रिलेशन बोल रहे हैं। अब देखो एम्पटी रिलेशन की सिचुएशन को समझो ध्यान से। एम्पटी रिलेशन का मतलब तो ये हो गया कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। बट आइडेंटिटी रिलेशन के लिए मैंने बताया था कि डबलेट्स का होना तो जरूरी है, डबलेट्स ही होने चाहिए, मतलब डबलेट्स ही चाहिए हमें आइडेंटिटी में, तो और कुछ चाहिए ही नहीं है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? कैसे हो सकता है रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन को उसके अंदर डबलेट्स होने कंपलसरी हैं, तो ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ये सिमेट्रिक है क्या? अब सिमेट्रिक के लिए एक चीज ये देखो, कंडीशन ये थी कि ए कोमा बी रिलेशन में अगर है, तब वो कह रहा है कि बी कोमा ए को भी रिलेशन में होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर ये सिचुएशन होती है तो ये होनी चाहिए, तब बोलेंगे कि सिमेट्रिक है। बट जब ये नहीं है तो ये तो होएगा ही नहीं। अब यहां पर एम्पिटी रिलेशन में कुछ भी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो लगी ही नहीं ना, तो इसका मतलब इसको सिमेट्रिक बोला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें डाउट आ सकता है, इसमें डाउट आ सकता है, इसे समझ लो दोबारा कि एम्पिटी रिलेशन, यहां पे लिख लो कि एम्पिटी रिलेशन जो है इज सिमेट्रिक रिलेशन।
ऑलवेज सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, एम्पिटी रिलेशन सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि बोला था कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन पर जाओ कि ए कोमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कोमा ए रिलेशन में होना चाहिए। जब ए कोमा बी ही नहीं है तो बी कोमा ए को क्या करना है, ए कोमा बी है ही नहीं ना, रिलेशन में ही नहीं है, सिर्फ एम्पिटी रिलेशन है, तो ये वाली कंडीशन तो है ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखो कि एम्पिटी रिलेशन सिमेट्रिक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आगे करते हैं 1,1 रिलेशन नंबर R5 पे देखो 1,1 है, अच्छा डबलेट्स तो है ही नहीं पूरे, तो आइडेंटिटी भी हटा दो, रिफ्लेक्सिव भी हटा दो। आगे देखो 1,1 का उल्टा 1,1 है, 1,3 का उल्टा 3,1 भी है, और 3,3 का उल्टा 3,3 भी है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, सिमेट्रिक तो होगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है? जो भी गड़बड़ करी थी उसको ठीक कर लेना। अब देखो यहां पर डबलेट्स दिख रहे हैं क्या, डबलेट्स है ही नहीं है, तो हटाओ इसे, ये तो आइडेंटिटी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। 2,1 और 1,2, ठीक है, 2,1 रिलेशन में है तो 1,2 को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, ठीक है ना, ये कंपलसरी सिचुएशन है, तभी इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। तो ये सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्लियर होगा, अब ये आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि किस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाता है, किस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव और किस रिलेशन को सिमेट्रिक बोला जाता है, ठीक है। जो इस टाइप का रिलेशन होता है 1,1, 2,2 और 3,3, मैंने बताया ये एक ऐसा यूनिक रिलेशन है, ये एक ऐसा यूनिक रिलेशन है जो कि अब तक हमने जो पढ़ा है कि ये आइडेंटिटी भी होगा, बिल्कुल होगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक क्यों होगा, देख लो, अगर 1,1 रिलेशन में है तो इसका उल्टा करोगे 1,1 ही बनेगा ना, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि देखो कि अगर एक ऐसा रिलेशन लिखा है मेरे पास खाली 2,2 है, तो इस 2,2 को क्या बोलोगे, इसमें सारे डबलेट्स तो नहीं है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, ये आइडेंटिटी भी नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक बनेगा बस। क्योंकि सिमेट्रिक के लिए ये नहीं बोला गया कि सारे एलिमेंट्स का उल्टा होना जरूरी है, यानी कि जरूरी नहीं है कि 1,2 है तो 2,1, मतलब ये तो होगा ही होगा, जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट्स लेने हैं कि अगर 1 के साथ सारे ही पेयर बने, यानी कि अगर 1,2 है तो 2,1 को तो होना पड़ेगा तभी सिमेट्रिक है। बट जरूरी नहीं है कि अगर 1,3 नहीं हुआ रिलेशन में तो तब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज समझनी है ध्यान से। तो ये सिमेट्रिक होगा क्योंकि 2,2 का उल्टा 2,2 करोगे तो बस ये सिचुएशन आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो ये एक यूनिक रिलेशन है, इतना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। लास्ट टाइप आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, बट ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं अगर वो चीज पकड़ ली तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर मैं सिचुएशन लिख रहा हूं, समझना कि ए कोमा बी अगर रिलेशन में है एंड बी कोमा सी रिलेशन में है, implies that सी कोमा, या फिर कह सकती हो ए कोमा सी को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। और यहां पर मैंने लिख दिया कि फॉर ऑल ए बी और सी जो है वो रिलेशन सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ये तो नॉर्मल सी बात है, मैंने बार बार समझाई है कि ए बी सी में से ही वो चीज आएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझेंगे तभी ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना, ए से ए में रिलेशन डिफाइंड है, वही सेम चीज बार बार इस वजह से लिख रहा हूं कि आपके भी दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये वाली चीज, ये क्या है, ठीक है। यहां पर मैं रिलेशन बना के लिख रहा हूं एक,
तो उसको समझना कि मैंने क्या लिखा। ये देखो, मैंने सारे डबलेट्स लिखे, उसके बाद मैंने 1,2 लिखा, फिर मैंने 2,1 लिखा। अभी ये रिलेशन को देखोगे तो ये रिलेशन आपको सिमेट्रिक रिलेशन दिख रहा है और रिफ्लेक्सिव भी दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे है, ध्यान से समझना कि कंडीशन क्या है कि a कोमा बी अगर रिलेशन में है तो b कोमा सी को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब दोनों कंडीशन है कि अगर a कोमा बी रिलेशन में है तो b कोमा सी भी रिलेशन में है, तब जाके a कोमा सी को रिलेशन में होना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर देखो, अगर a कोमा 1 रिलेशन में है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं a कोमा बी, क्योंकि देखो ऑर्डर्ड पेयर है। अगर 1,1 लगाओगे तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है ना। चलो इसको अभी मैं बाद में समझाता हूं, पहले एक छोटा सा और दूसरा एग्जांपल देखो, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में ये क्या बोल रहा है। 1,2, 2,3 एंड 1,3। अब देखो ये सिचुएशन, a कोमा बी रिलेशन में है, ठीक है, b कोमा सी रिलेशन में है, ये 2 था तो इधर 2 है ना, b है, b कोमा सी, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, a कोमा सी को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, यानी कि 1,3 को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। क्या 1,3 रिलेशन में है, 1,3 रिलेशन में है, तो ऐसे रिलेशन को बोला जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाता है, ठीक है ना। ये वाला एग्जांपल अभी समझाता हूं ऊपर, पहले इससे समझो, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा अब कि क्या प्रॉब्लम है। देखो a कोमा बी, बी कोमा सी, अगर ये दोनों रिलेशन में है तब a कोमा सी को रिलेशन में होना पड़ेगा, कंपलसरी है, होना चाहिए, तब इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। और एक चीज और लिख लो कि a b c जो है नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट, का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि a b c तीनों अलग अलग ही हो। कैसे, अभी समझाता हूं, क्योंकि मैंने अभी यहां पर बताया कि 1,1 ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब क्या, ये नहीं कहोगे कि दोनों एक ही वैल्यू है, x कोमा वाई है ना। तो अगर ग्राफ पर अगर हम प्लॉट करते हैं तो 1,1 अलग निकल के आता है, तो ये चीज समझनी है बात को। ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा कि ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी क्या है। अगर ये समझ में आ गया है तो ये ट्रांजिटिव है। अभी इसको देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। यहां पर देखो a कोमा बी, अभी पहले यहां से देखो a कोमा बी रिलेशन में है, ठीक है, b कोमा सी रिलेशन में है, ठीक है। अब यहां पर ये मत कहना कि ये तो a और c सेम हो गए, यहां पर देखो 1 और 1 तो सेम हो गए, बट यहां पर तो अलग से बोला है। मैंने यहां पर ये कंडीशन जो लिखवाई है वो इसी वजह से लिखवाई है। ये कंडीशन देखो, ए बी सी नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट, यानी कि क्या मतलब है कि सेम होने जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, तो ये चीज है। तो अगर अलग होंगे तो सिचुएशन मैंने यहां पर समझाई है, ये तो सीधे सीधे समझ में आ रही है, बट यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, समझो। अगर 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 भी रिलेशन में है, यानी कि ये a कोमा बी हो गया, ये b कोमा सी हो गया, तो 1,1 को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, यानी कि a कोमा सी को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। तो क्या 1,1 रिलेशन में है, 1,1 रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव हो गया। बट हमें आगे भी चेक करने हैं, सारे चेक करने पड़ेंगे, एक एक एलिमेंट को चेक करना है। 1,2 की सिचुएशन हो गई, अब 2,1 पर आ जाओ। अब 2,1 से देखो तो यहां पर देखो, इसको ले लो इस बार a कोमा बी, तो क्या a कोमा बी रिलेशन में है तो b कोमा सी भी रिलेशन में है, ये रहा b कोमा सी, देख लो उल्टा करके देख लो, यही बनेगा ना। मतलब यहां पर देखो कि इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, तो b कोमा बी को भी रिलेशन में होना पड़ेगा इस सिचुएशन के हिसाब से। तो क्या 2,2 रिलेशन में है, 2,2 भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये है ट्रांजिटिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट। अभी और एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। इससे ये चीज समझ लो बस कि जो यूनिक रिलेशन हमने बनाया था ना, किस टाइप का रिलेशन, 1,1
2,2 3,3, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। क्यों? अब इसको ट्रांजिटिव क्यों बोलेंगे? देखो, अब यहां पर a कोमा b और b कोमा c तो है ही नहीं। सिमेट्रिक वाले की कंडीशन देखो, a कोमा b और b कोमा a, मैंने कहा था कि a कोमा b अगर रिलेशन में है तो b कोमा a को भी होना पड़ेगा, तब वो सिमेट्रिक बनेगी। अगर a कोमा b ही रिलेशन में नहीं बन रहा उस सिचुएशन में, ठीक है ना, जैसे नल सेट था, नल रिलेशन था, उसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, तो हमने उसको ट्रांजिटिव बोला। ऐसे ही हम यहां पर नल सेट को भी ट्रांजिटिव बोलेंगे। a कोमा b एंड b कोमा c अगर रिलेशन में है, ठीक है, तो a कोमा c को रिलेशन में होना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है। अगर a कोमा b ही रिलेशन में नहीं बन रहा या फिर b कोमा c ही रिलेशन में नहीं बन रहा, तो a कोमा c की तो बात ही नहीं है ना। यहां पर देखो, तो ये जो यूनिक रिलेशन है, ये 1,1 जो बन गया, ये हमारा 2,1 2,2 3,3 और 1,1, ये सब ट्रांजिटिव रिलेशन में भी आएंगे। तो ये जो यूनिक रिलेशन है, ये हमारा ट्रांजिटिव भी हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ। अभी एग्जांपल लेते हैं और ट्रांजिटिव के, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ रिलेशंस लिखे हैं, ये बताओ कि ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। सिर्फ ट्रांजिटिव के लिए बताना है, बाकी के लिए नहीं बताना। सिर्फ ट्रांजिटिव बताओ कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। a कोमा b और b कोमा c अगर रिलेशन में है, तो a कोमा c को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर ये दोनों हैं तो ये होना चाहिए। ठीक है, चलो 1,1 को लो, ये a कोमा b है, तो b कोमा c या 1,2, तो क्या 1 a कोमा c 1,2 रिलेशन में है, तो ये ट्रांजिटिव हुआ, ये ट्रांजिटिव हुआ। आगे बात समझ में, ये ट्रांजिटिव क्यों है? देखो, a कोमा b और ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, और फिर 1,2 रिलेशन में है, तो क्या 1,2 रिलेशन में है, a कोमा c रिलेशन में है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। नल सेट मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रांजिटिव होता ही है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगर a कोमा b रिलेशन में है और b कोमा c रिलेशन में है, तो a कोमा b और b कोमा c, यानी कि ये b1 है तो यहां पर भी b1 है, और c कुछ अलग एलिमेंट है, तो 2,3 को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, तो 2,3 भी रिलेशन में है। ठीक है, तो आगे देखो, तो ये रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। सिंपल हो गया ट्रांजिटिव ये। ठीक है, आगे देखो, 2,2 1,3 और 3,1, यहां देखो कि अगर ये a कोमा b है और ये b कोमा c है, तो 1,1 यानी कि 1,1 को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, जो कि नहीं है, तो ये क्या है, नो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है ही नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसमें जो डाउट आ रहा है ना, उसको भी क्लियर करवाता हूं कि क्या डाउट है। यहां देखो, ये ट्रांजिटिव है। अब ये ट्रांजिटिव कैसे हैं, अब ये चीज समझ लो ध्यान से कि ट्रांजिटिव में क्यों कंफ्यूजन होती है। इसी वजह से होती है कि ये ट्रांजिटिव क्यों है। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन यहां पर देखो दोबारा, अगर a कोमा b रिलेशन में है और b कोमा c रिलेशन में है, तब a कोमा c को रिलेशन में होना पड़ेगा, तब ये सिचुएशन a कोमा c को रिलेशन में होना पड़ेगा, तब इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। बट अगर खाली a कोमा b रिलेशन में है, ठीक है ना, b कोमा c है ही नहीं, तो a कोमा c हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये ट्रांजिटिव है। तो याद रखनी है सिचुएशन क्या है, a कोमा b और b कोमा c अगर दोनों रिलेशन में है, तो a कोमा c को रिलेशन में होना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। बट अगर खाली a कोमा b रिलेशन में है और b कोमा c है ही नहीं, तो इसको नाम दे दो। मान लो ये कोई a है, ये कोई b है, ये कोई c है, तो एक रूम के अंदर देखो, ये रूम है, अब समझ लो कि क्या है, ये एक रूम है, इस रूम के अंदर अगर a भी है और b भी है, तो c को होना पड़ेगा,
तब ये ट्रांजिटिव है। आगे बात समझ में। अगर एक रूम है उसके अंदर खाली ए है और कुछ भी नहीं है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, तब भी ये ट्रांजिटिव है। ठीक है ना। अगर मान लो कि एक रूम में ए है, बी नहीं है बट सी है, तब भी ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि सिचुएशन ये है कि ए और बी अगर रूम में है तो सी को भी रूम में होना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर ए है रूम में खाली, बी नहीं है, तो भी ट्रांजिटिव है। अगर ए है और सी है तो भी ट्रांजिटिव है। अब ये क्लियर हो गया होगा, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके मैंने समझा दिया, अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। ये देखो 2,2 आगे इसको अगर ए कोमा बी ले लिया तो क्या बी कोमा सी करके कुछ है, यानी कि 2 कोमा सी करके, यानी कि 2,3 करके कुछ है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नो ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। आगे मेरी बात समझ में। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आनी चाहिए, तभी कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव में बहुत कंफ्यूजन होती है। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, एक दो एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, फिर समझो कि ट्रांजिटिव क्या है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक मैंने और रिलेशन बनाया है, अब बताना मेरे को कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। वही है कि एक ए सेट है जिसमें वन टू थ्री है। ठीक है। बस ये लास्ट करेंगे, फिर आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अब इसमें देखो फटाफट बताओ क्या है ये। अगर ये 1,1 और 2,2 है रिलेशन में, तो ये अगर a कोमा बी, इसको मैंने कह दिया कि ये a है और ये पूरा b है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1,1 अगर रिलेशन में है तो क्या 1,2 करके कुछ रिलेशन में है। अगर a कोमा बी रिलेशन में है तो क्या b कोमा सी करके कुछ रिलेशन में है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिचुएशन आगे है ही नहीं ना, तो ये रिलेशन में है। मैंने क्या बताया कि एक रूम के अंदर ए बी है तो सी को होना पड़ेगा, तब ये ट्रांजिटिव है। ठीक है ना। अगर ए बी दोनों हैं और सी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट एक रूम के अंदर अगर ए है बी नहीं है तो भी ये ट्रांजिटिव है। ठीक है ना। अगर ए है, सी आ भी गया, नहीं भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ भी गया तो भी ये ट्रांजिटिव है। तो यहां पे देख लो सिचुएशन समझ में आ गई होगी, तो ये ट्रांजिटिव है। अब तो क्लियर हो गया होगा। यहां देखो 1,2 है, यानी कि क्या है ये a कोमा बी रिलेशन में है, b कोमा सी करके कुछ है क्या, 2,3 करके कुछ है, नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है, ट्रांजिटिव हुआ ये, वो सिचुएशन है ही नहीं ना आगे वाली। तो इसका मतलब ये जो सी a कोमा सी वाली कंडीशन तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जब b कोमा सी वाली सिचुएशन ही नहीं है तो तब उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। इस केस में भी ये ट्रांजिटिव है। ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ, a कोमा बी रिलेशन में है तो क्या टू कोमा करके कुछ है बिल्कुल है। अब ये है सिचुएशन b कोमा सी है, तो सिचुएशन क्या है कि a कोमा बी अगर रिलेशन में है और 2,3 अगर रिलेशन में है तो a कोमा 3 को रिलेशन में होना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो हम कह सकते थे ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट ये है तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आगे की क्लास में पढ़ेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करेंगे कि कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, उनके फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। बट आपके सिलेबस में जो है ये टाइप्स ऑफ रिलेशन तक था टॉपिक। ठीक है ना। तो मैंने आपको 11th का भी कवर करवाया है, 12th का भी कवर करवाया है इस वीडियो में। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, शेयर करो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको। गुड लक।